हैविंग एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे। So before that, let me show you the two expressions. See, these are the two expressions that you should be very good at. One second. Fine. What is this? This Kp is nothing but the pitch factor and Kd is nothing but the distribution factor. And the numerical, अगर numerical आता है तो यहाँ से you can expect a numerical from this particular unit, that is pitch factor and distribution factor. Okay. So expression is very simple. अगर आपसे किसी ने पूछा कि pitch factor का expression क्या, pitch factor is nothing but cos of alpha by 2. चलो fine. There is nothing कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, cos of alpha by 2. ठीक है, लेकिन यहाँ पे what is alpha over here? What is this alpha? लेकिन ये alpha है क्या यहाँ पे? Because expression is very simple. Simply यहाँ पे आप expression लिखोगे pitch factor is equal to cos alpha by 2, and in the numerical question में कुछ दिया होगा, कुछ information दिया होगा, you will simply substitute that information over here and you will calculate this pitch factor. You are simply done with the pitch factor. Now the question is, what is this alpha? Expression में ये alpha है क्या यहाँ पे? Sir, chorded angle. Okay, fine. Chording angle, or else I would say the short pitch angle. Short pitch angle बोल सकते हैं. जैसे आपने बोला है, इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉर्डिंग एंगल. कॉर्डिंग एंगल, ठीक है. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन टू व्हाट इज दिस शॉर्ट पिच एंगल एंड कॉर्डिंग एंगल, ठीक है. सो ये शॉर्ट पिच एंगल और ये जो कॉर्डिंग एंगल है, ये क्या दोनों से, सॉरी यहाँ पे को लिख देता हूँ, कॉइल स्पैन. यहाँ पे कॉइल स्पैन जो होता है आपका, जो कॉर्डिंग एंगल और जो शॉर्ट पिच एंगल होता है, क्या दोनों सेम है या अलग है? फॉर सपोज इन द न्यूमेरिकल इट इज गिवन, आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कॉइल स्पैन इज इक्वल टू 150 डिग्रीज. कॉइल स्पैन वहां पे दिया होगा आपको 150 डिग्रीज, ठीक है. सो यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे केपी? क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ, मान लो कि सिर्फ एक लाइन दिया हुआ कि कॉइल स्पैन इज इक्वल टू 150 डिग्रीज एंड नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द पिच फैक्टर. तो यहाँ से आप पिच फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? अल्फा इज इक्वल टू 150, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग. यस सर, पहले 180 में से माइनस करेंगे ना सर? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आइडिया एंड कमांड होना चाहिए, सो एज टू सॉल्व दिस. बिकॉज बेसिकली आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, what is that they do is coil span is given as 150 degrees. Simply what is that they do is they take alpha to be 150 and 150 यहाँ पे substitute कर देंगे, cos of 75 निकाल के कोई वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे वो लोग लिख देंगे. But this alpha is not this coil span. This alpha is nothing but this coil. ये coil span नहीं है, ठीक है. alpha जो होता है वो coil span नहीं होता है. Let me show you. One second, let me erase all these things over here. ठीक है. Now, so this is the coil span. दो कंडक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉइल स्पैन. एंड ये जो पूरा डिस्टेंस होता है दैट इज 180 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज नथिंग बट योर अल्फा. दिस एंगल इज नथिंग बट अल्फा. अगर आपको यहाँ पे दे रखा है कि कॉइल स्पैन 150 है, दैट मींस ये अल्फा कितना होगा? बिकॉज व्हाट इज दैट आई नो इज 150 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180. दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 150. सो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा आपका 30 डिग्रीज, ठीक है. तो इस तरीके से यूनिट टू कैलकुलेटर अल्फा ऑल्सो. बस आपको तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको इन सब चीजों का प्रॉपर आइडिया होगा कि कॉइल स्पैन क्या होता है, पोल पिच क्या होता है, कॉर्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. सो ये चीजें हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर रखी है. ओके, so let me get back to the expression again. Okay, so cos of alpha by 2, where alpha is nothing but the short pitch angle or the cording angle. So please do not consider the coil span as alpha over here. Coil span is completely different. Alpha जो होता है that is equivalent to, अगर आपको याद रखना है coil span के रेस्पेक्ट में, that is equal to 180 minus coil span. जो भी आपका coil span दे रखा है 130, 140, 150, 160, simply subtract it from 180 and जो भी आपका अल्फा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा that will be alpha. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें. So that is about the pitch factor. चलो ठीक है. अभी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आपका एक्सप्रेशन याद है, साइन ऑफ क्यू गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू साइन गामा बाई 2, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है, गामा क्या है? यहाँ पे व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज गामा? ये एक्सप्रेशन इज क्लियर. एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, साइन ऑफ क्यू गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू साइन गामा बाई 2. नाउ द क्वेश्चन यहाँ पे गामा क्या है, क्यू क्या है?
मतलब क्या है ये Q? What is this Q and what is this gamma here? Number of slots. Yes, very good. This Q is nothing but the number of slots. Very good. Q is nothing but the number of slots. Okay, and what is gamma over here? तो slot And what? Yes, very good. जैसे आप लोगों ने बताया, this is nothing but the slot angle. Can anyone define slot angle? Slot angle define कर सकते हैं कोई? किसी ने आपसे पूछा कि slot angle क्या होता है, कैसे define करेंगे आप? Sir, the What angle is slot between angle? two consecutive slots. Yes, very good. Simple answer. The angle between two consecutive slots, or the angle between two adjacent slots is nothing but the slot angle. And what is Q? Q is nothing but the number of slots. बस आपको क्वेश्चन में ये टर्म्स ढूंढने हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स कहाँ दिए गए हैं और स्लॉट एंगल कहाँ दिया गया है. बस सिंपली डंप ऑल दोस वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केडी. ओके, चलो केपी और केडी तो आपने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दिस केपी. चलो केपी से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? What is the information that you get from this KP? What is the significance of this KP? KP हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्या इंफॉर्मेशन मिलता है आपको KP से? That is the question. Yes, बताइए कोई. What is the information that you get from this KP? Yes, anyone? What is the information that you get from this KP? from this factor EMF reduced in short pitch winding. Sorry? फिर से बताएंगे एक बार. से इस फैक्टर की वजह से जो EMF रिडक्शन हो रहा है ना सर, वो पता चलता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में. Okay, fine, very good. चलो ठीक है. So let me draw this chain once again. मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ कि हमने इस यूनिट में क्या क्या चीजें डिस्कस की, so that you'll have the clear cut idea कि KP और KD का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास. ठीक है. ये यूनिट का नाम क्या था? It was about the winding, right? Fundamentals of AC machine winding. So this is what we ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ AC मशीन वाइंडिंग. तो रोटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, स्टेटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग कैसा होना चाहिए. ओके, सो स्टेटर वाइंडिंग. ठीक है, स्टेटर का मुझे वाइंडिंग करना था. आई हैड टू ऑप्शंस. क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास? आई हैड द ऑप्शन ऑफ going for a concentrated winding, ठीक है, or else going for a distributed winding. दो ऑप्शन है मेरे पास. एक तो मैं concentrated winding यूज कर सकता था, एक मैं यूज कर सकता distributed winding. लेकिन हमने क्या चूज किया था? ये जो हम चूज हुई है यहाँ पे, हमने क्या चूज किया? concentrated winding या distributed winding? दोनों में से. I had an option, ठीक है. Yes, we had chosen an option of distributed winding. Okay. So यहाँ पे distributed winding क्यों चूज कर? क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक कंटेंट जो होगा, नथिंग बट इसमें जो वेव फॉर्म जो आपको मिलेगा, दैट विल बी देन कंपेयर टू द वेव फॉर्म इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड. लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत था हमारे पास. यहाँ पे क्या दिक्कत था? कॉन्सेंट्रेटेड में अगर आप EMF कैलकुलेट करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में अगर आप EMF कैलकुलेट करोगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर आप EMF कैलकुलेट करोगे, अगर दोनों की EMF को कंपेयर करोगे, concentrated winding का जो EMF होगा, that would be greater than the EMF that is getting induced in distributed winding. So this is a disadvantage, a kind of a disadvantage, but still we do not worry about this decrement. क्यों? यहाँ पे हमारा जो waveform जो था, that is a better waveform and compared to my concentrated winding. ठीक है. So यहाँ पे जो EMF reduce हो रहा है किसमें? Distributed winding में. The amount by which this EMF is getting reduced in case of distributed winding, that factor is nothing but my KD, distribution factor. Distributed winding जब हम यूज करेंगे, हमारा EMF reduce हो रहा है किसके कंपैरिजन में? Concentrated winding के कंपैरिजन में. So the factor by which it is getting reduced is given by the distribution factor KD. Is this clear? कि KD से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? The factor by which the EMF is getting reduced when I go for a distributed winding is called as the distribution factor KD. Is this point clear? Please बता दीजिए एक बार. Yes sir. Okay, fine, ठीक है. चलो, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अभी हम यूज कर रहे हैं. मैं इस चेन को यहाँ पे स्पेस नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. अभी कॉन्सेंट्रेटेड हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं. ओके, एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में भी आई हैव टू ऑप्शंस. व्हाट आर दोस टू ऑप्शंस? बताइए.
डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आई हैव टू ऑप्शंस टू चूज कि मेरा वाइंडिंग कैसा हो सकता है, या तो मैं फुल पिच वाइंडिंग यूज कर सकता हूँ या तो मैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज कर सकता हूँ। आई होप आप लोग को ये डिफरेंस पता है। फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है, कॉइल स्पैन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल। शॉर्ट पिच में क्या होता है, आपका जो कॉइल स्पैन जो होता है कितना होता है, इज इट ग्रेटर देन 180 और लेस देन 180? हेलो, शॉर्ट Less पिच than. वाइंडिंग, यस इट इज लेस देन 180 डिग्रीज। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है फुल पिच और शॉर्ट पिच में। तो हमेशा हम यहाँ पे क्या चूज करते हैं बताइए, व्हाट इज दैट वी चूज ओवर हियर? So वी चूज शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हैं। क्यों? यहाँ पे हार्मोनिक कंटेंट और भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें, अगर मैं फुल पिच वाइंडिंग यूज करूंगा। अगर मैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करूंगा यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, दोनों में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो ईएमएफ होगा किसमें, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का जो ईएमएफ होगा दैट विल बी लेस लिख देता हूँ यहाँ पे, लेस किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। नथिंग बट फुल पिच वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके कंपैरिजन में, if I look for the EMF induced in short pitch, it is less, and the factor by which it is getting reduced is given by a factor called as the pitch factor। यहाँ पे आप देख सकते हैं EMF induced in short pitch divided by EMF induced in full pitch, 2e cos alpha by 2, 2e, so what is that we have, it is cos alpha by 2। I hope the information is clear। अगर आपसे किसी ने पूछा, so this is what you can explain KP और KD के बारे में और थोड़ा डिटेल में अगर आप बोलना चाहते हो तो। क्लियर? हेलो, yes sir. चलो फाइन, ठीक है, थैंक यू। Okay, so this was the derivation of pitch factor and all these things। Yeah, you know very well pitch factor is always sorry, pole pitch हमेशा 180 डिग्रीज होता है। pitch factor हमने कैलकुलेट किया है coil span। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए what is a coil span, this is what you can explain। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल कॉइल है तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक रिटर्न कंडक्टर है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टर्न्स है, तो वहाँ पे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कॉइल स्पैन क्या होता है? सो फॉर सपोज लेट मी ड्रॉ दिस ओवर हियर। इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँ, और इस तरीके से अगर मैं वाइंडिंग ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप कॉइल स्पैन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप मुझे बताना। सो दिस इज वन टर्न, ये दूसरा टर्न है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, one second। And this is the third turn that I'm doing over here। So total number of turns are 3 over here, 3 turns है। So let me the number of turns that we have, this is 1 and this is 1 dash, okay, and this is 2 and 2 dash कहाँ पर है, this is nothing but your 2 dash, okay, this is 3 and this is 3। यहाँ पे आप कॉइल स्पैन कैसे बताएंगे, बताइए कॉइल स्पैन कैसे बताएंगे, किसका डिस्टेंस होगा, किसके बीच का डिस्टेंस होगा कॉइल स्पैन? यहाँ पे 1 2 के बीच का डिस्टेंस, 2 3 के बीच का डिस्टेंस, या 3 2 1 डैश, या 1 डैश 2 डैश का डिस्टेंस। सॉरी, हेलो हेलो, So 1 dash 2 dash 3 dash. यस एग्जैक्टली। अगर आपने डेफिनेशन में ध्यान दिया होता, करस्पॉन्डिंग रिटर्न कंडक्टर मैं कहीं से भी देख सकता हूँ। इफ आई वांट टू सी कि अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू सी कि अगर मैं 1 से कंसीडर करना चाहता हूँ कॉइल स्पैन, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग रिटर्न कंडक्टर क्या है? करस्पॉन्डिंग रिटर्न कंडक्टर इज नथिंग बट माय 1 डैश, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट माय कॉइल स्पैन। चलो अगर मैं 3 से देखना चाहता हूँ, 3 से इसका करस्पॉन्डिंग रिटर्न कंडक्टर क्या है? 3 डैश इज द करस्पॉन्डिंग रिटर्न कंडक्टर, सो नाउ दिस इज द कॉइल स्पैन। अगर मैं 2 से देखना चाहता हूँ, सो बिटवीन 2 and 2 dash विल बी द कॉइल स्पैन। दिस इज क्लियर, सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। मल्टीपल टर्म्स होते हैं तो वहाँ पे कॉइल स्पैन हम कैसे देखते हैं, तो इस तरीके से कॉइल स्पैन देखोगे। क्या कॉइल स्पैन डिफरेंट है यहाँ पे या सेम है हर केस में? अगर देखो 1 1 dash 2 2 dash 3 3 dash में, विल इट बी सेम और डिफरेंट? Same ही है सर।
यस सेम ही होगा। अगर मान लो कि 1 डैश के बीच में अगर कॉइल स्पैन है 160 डिग्रीज, तो अगर आप 2 डैश के बीच में देखोगे वहां पर भी आपको 160 मिलेगा। 3 डैश के बीच में भी अगर आपको डिस्टेंस देखोगे दैट विल बी अगेन 160 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो जब भी आप मल्टीपल टर्न्स देखो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉइल स्पैन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। पोल पिच वी ऑलरेडी नो, पिच फैक्टर हमको पता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हमने डेरिवेशन भी देख लिया था, अच्छे से 2 बार हम देख लिया था हाउ टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। सी दो इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, मैंने आपको हर एक स्टेप ब्रेक डाउन करके आराम से चीजें समझाई थी। ठीक है, वंस आप एक बार खुद से एक बार ड्रॉ करके डिराइव दिस एक्सप्रेशन, उसके बाद आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं, यू विल नॉट फॉरगेट। इतना इजी इसका एक्सप्रेशन है टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सो प्लीज टू अंडरस्टैंड दिस आपको टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू हैव आइडिया ऑफ ईएमएफ पॉलीगन। अगर आपको ईएमएफ पॉलीगन का आइडिया है तो उसके बाद में दिस डेरिवेशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन। ओके, सो दिस वाज अबाउट द वाइंडिंग स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट वाइंडिंग के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। अगर कोई 1-2 पॉइंट होंगे तो आई विल सी टू इट टू डिस्कस अबाउट ऑल दोस पॉइंट्स। So I told you that we will be discussing one important topic today, that is nothing but pulsating winding. Pulsating magnetic field. Pulsating magnetic field के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, व्हाट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? What happens in rotating magnetic field? What is that you see in rotating magnetic field? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये बता सकते हैं व्हाट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एनीवन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टू हैपन? अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो मुझे क्या करना होगा, एटलीस्ट वो तो बता दीजिए। व्हाट इज द कंडीशन दैट आई नीड टू फुलफिल इन द मशीन? हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो सर, जो कंडक्टर्स होंगे मतलब वो सर कुछ फेज डिफरेंस पे प्लेस्ड होने चाहिए। ओके फाइन, ठीक है। सो फिर से मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ। whenever a time displaced current flows through space displaced winding, what happens? Rotating magnetic field has been produced. अगर आपको याद नहीं है so मैंने लेक्चर नोट्स अपलोड कर रखा है, so please go through that once. जो पॉइंट्स, एक पॉइंट जो मैंने क्लास में बताया, एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स, हर एक पॉइंट उस नोट्स में लिखा हुआ है। सो प्लीज गो थ्रू दैट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है एंड व्हाट इज द कंडीशन दैट आई नीड टू फुलफिल फॉर द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो जैसे हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF होता है, उसी तरीके से हमारे पास एक और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दैट इज नथिंग बट द पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनिए आप यहाँ पे एक बार, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसका सिग्निफिकेंस कहाँ पर है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ किस मशीन में देखने को मिलता है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दिस यू कैन विजुलाइज इन ऑल योर 3 फेज मशीन्स, 3 फेज AC मशीन्स। एंड पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिंगल फेज AC मशीन में। ठीक है, सिंगल फेज AC मशीन में आपको यू कैन विजुलाइज दिस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो व्हाट इज द सिंगल फेज AC मशीन? अच्छा, कोई बता सकते हैं कि हमारा जो सीलिंग फैन जो होता है घर पे, उसके अंदर एक मोटर लगा होता है, व्हाट इज दैट मोटर? कौन सा मोटर होता है वो? एनीवन? व्हाट इज द मोटर दैट वी हैव इन द सीलिंग फैन? व्हाट इज द मोटर? सॉरी, किसी ने आंसर बताया? हेलो हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट योर आंसर? व्हाट इज द मोटर? इंडक्शन मोटर। अच्छा, इंडक्शन मोटर। अच्छा, इंडक्शन में भी आई हैव 2 ऑप्शंस, वन इज 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड वन इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, 3 फेज या सिंगल फेज? सिंगल फेज। सिंगल फेज। यस यस, वेरी गुड। सो हमारे घर पे जो सीलिंग फैन में जो मोटर लगा होता है दैट इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, बेसिक थिंग। ठीक है, अगर आपको एक टॉर्क प्रोड्यूस करना है, बिकॉज मोटर है तो ऑब्वियसली टॉर्क प्रोड्यूस करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इनपुट हम दे रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करना है। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट दैट आई वांट इज आई नीड टू हैव दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है
तो मेरे पास टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका जो सीलिंग फैंस है वो रोटेट नहीं करेगा। नथिंग बट सिंगल 3 फेज मोटर हो या सिंगल फेज मोटर हो, टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। चलो 3 फेज में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन if I talk about a single phase induction motor, do I have a rotating magnetic field? The answer is no. I don't have the rotating magnetic field. The magnetic field that is available is pulsating magnetic field. The magnetic field that is available is pulsating magnetic field. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? We will be having some external arrangement so as to convert this pulsating magnetic field into rotating magnetic field. क्यों? अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कट नहीं हुआ तो मेरा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको? यस सर। ओके, सिंपल सी बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी मशीन, 1 सेकंड, ठीक है, किसी भी मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए नथिंग बट मोटर है मतलब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं तो मैकेनिकल आउटपुट मिलना चाहिए। मैकेनिकल आउटपुट का मतलब क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए आई नीड टू हैव दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इतना मुझे क्लियर है। चलो ठीक है, 3 फेज मोटर्स में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमने देखा। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्या इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा? द आंसर इज नो, इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अभी मुझे टॉर्क प्रोड्यूस करवाना है तो आई विल बी हैविंग सम एक्सटर्नल सर्किटरी जिसकी वजह से ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा एंड यहाँ पे जाके आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। किसमें? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इतना आपको आउटलाइन पता होना चाहिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सो नाउ लेट मी शो यू दिस video that I have downloaded this from YouTube and if you want to go through this आप YouTube में देख सकते हैं इसको, it's there in the YouTube. Okay, I hope screen दिखाई दे रहा है आप लोग को। I hope you can see the motor over here. Yes sir. Motor. Yes sir. Okay, I will be running the video. So मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे। I'll be telling you all these terms, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। So basically यहाँ पे आप देखोगे this is nothing but the rotating magnetic field. यहाँ पे you have the magnetic field which is rotating. दिख रहा है आपको? You have 4 poles which are rotating. I hope you can visualize that. दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes sir. So this is basically called as the rotating magnetic field जो हम already discuss कर चुके हैं। ये होता है आपका basically rotating magnetic field. Okay, fine. तो यहाँ पे आप सिंगल फेज में क्या होता है देखिए, 1 सेकेंड। दिस इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, सिंगल फेज में आप ध्यान दीजिए, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ। यू हैव अ सिंगल कॉइल, सिंगल फेज सप्लाई है तो सिंगल फेज, एक न्यूट्रल होगा तो वी आर गिविंग इट टू एक वाइंडिंग पे हम दे रहे हैं यहाँ पे फेज और न्यूट्रल एक वाइंडिंग पे हम यहाँ पे दे रहे हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? सिंगल फेज एसी। सिंगल फेज एसी करंट जब यहाँ पे फ्लो कर रहा है, क्या यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? द आंसर इज नो। तो फिर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज पल्सेटिंग अलोंग वन एक्सिस। यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये यहाँ पे इसी एक्सिस पे पल्सेट कर रहा होगा, टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा। अनलाइक द प्रीवियस केस जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल रोटेट कर रहे थे। कैसे रोटेट कर रहे थे? जैसे यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरीके से रोटेट कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप सिंगल फेज की अगर आप बात करोगे तो आपको कैसे दिखेगा? सो दिस इज हाउ इट इज पल्सेटिंग। करंट सिंगल फेज एसी करंट है तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो जिसकी वजह से नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो एक ही एक्सिस पे पल्सेट या वाइब्रेट कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? Yes sir. Yes. So this is called as a pulsating magnetic field. So this kind of magnetic field is called as the pulsating magnetic field. So whenever you are giving a single phase supply to a single winding, what is happening is north and south poles are pulsating along one axis, and this kind of magnetic field is called as the pulsating magnetic field. तो क्या इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है? क्या इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? हेलो? No sir. नो, क्यों प्रोड्यूस नहीं होगा? मुझे पता है कि हमें पता है कि
टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए हमें चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पल्सेटिंग। तो अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या चेंजेस करने वाले हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। So what is that we are going to do is we are going to introduce one more winding over here, and this winding will be named as the secondary winding. Is this clear? ये जो pulsating magnetic field है, इस pulsating magnetic field को rotating बनाने के लिए हम यहाँ पे external winding एक extra winding add करने वाले हैं, and that winding is called as the secondary winding. पहले जो था that was primary winding and now this is secondary winding. इसकी वजह से क्या होता है देखते हैं, और यहाँ पे जो current जो है same current will flow through this secondary winding also. We will bypass the current and same current आपके secondary winding में भी flow करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं same current is flowing through north and south pole. Okay, so पहले बता देता हूँ, and यहाँ पे हम क्या करेंगे कि secondary winding में जो आपका current flow करेगा that will be displaced by 90 degrees. किसके comparison में? Primary winding के comparison में। Nothing but primary winding में जो current flow कर रहा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो सेकेंडरी में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एंश्योर कि ये जो करंट है दिस शुड बी डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर इसमें भी आप सिंगल फेज करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगेन दैट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज देयर इन द प्राइमरी वाइंडिंग। यस, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, अच्छा चलो, हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यू माइट हैव सीन द सिंगल फेज, नथिंग बट आपने सीलिंग फैन देखा होगा तो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है। यस, यू माइट हैव नोटिस्ड दिस, कैपेसिटर लगा हुआ होता है। यस, एंड समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार्टर, इसको स्टार्टर भी कहते हैं। कभी कभी फैन कभी खराब हो जाता है तो मैकेनिक कम्स एंड सेज दैट कि इसका स्टार्टर खराब हो गया, तो स्टार्टर को रिप्लेस करते हैं एंड इसके बाद वो स्मूथली रोटेट करने लग जाता है। And what is that starter is basically, this is that starter, and what is that is present in the starter, it is nothing but a capacitor over here. तो इस कैपेसिटर का रोल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टर कहते हैं। और स्टार्टर में होता क्या है? कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का रोल ये है कि इसमें जो करंट है, किसमें? सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है वो करंट 90 डिग्रीज डिस्प्लेस्ड हो, दैट इज बीन एंश्योर्ड बाय दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम यही है कि इसमें जो करंट है दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज, बस यही काम करना है उसको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा कैपेसिटर। इट विल एंश्योर दैट द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू एंश्योर। ठीक है, इसको हम स्टार्टर क्यों कहते हैं, यू विल अंडरस्टैंड नाउ। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, अगर ये मैं प्राइमरी वाइंडिंग करंट मानता हूं तो सेकेंडरी में जो है इट इज, ये दूसरा करंट जो है दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज। ओके, फाइन, आई होप आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट दोनों करंट्स में। यस। ओके, नाउ देखिए अभी अब दो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगे एंड दीस टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर है तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, and that is this resultant magnetic field which is rotating। हमारे पास pulsating magnetic field था तो उस pulsating magnetic field के लिए हमने क्या किया, एक और वाइंडिंग ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसमें भी करंट जो था 90 डिग्री डिस्प्लेस था, जिसकी वजह से अभी हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट है दैट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज रोटेटिंग इन द फ्री स्पेस लाइक द प्रीवियस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है। ठीक है, देखिए क्या रिजल्टेंट सेम है एंड दैट इज रोटेटिंग इन द फ्री स्पेस। यस, दिस इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल आप देखिए, अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इट इज स्मूथली रोटेटिंग। नॉर्थ एंड साउथ पोल स्मूथली यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, so this is nothing but the resultant magnetic field. समझ में आ रहा है? Hello. Yes, sir. Okay. And this magnetic field is called as the rotating magnetic field. It is basically a two-pole structure. तो वैसे आपके पास 4-pole structure भी हो सकता है. So this is nothing but a 4-pole structure. ठीक है? Okay. So let me conclude this now here.
बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सप्लेन कर सकता है अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था सिंपल टर्म्स में कि व्हाट इज दैट वी आर डूइंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कैन एनीवन एक्सप्लेन? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? हेलो, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप लोग तो बोल रहे थे समझ में आ रहा है सर। फिर से आप एक बार देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्विकली। यस, हाँ यस, ये बताना चाहते हैं? ओके, ध्यान सर दीजिए। मतलब सर कोई पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करना है। सॉरी, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए सो दैट अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, ठीक है? तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली सिंगल फेज में सिंगल वाइंडिंग होगा। जब सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल आपके पल्सेट कर रहे होंगे या ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा? नहीं, इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मुझे अभी क्या करना है, इसको बनाना है मुझे रोटेटिंग। रोटेटिंग के लिए मैंने क्या कर दिया, एक और एक्स्ट्रा वाइंडिंग यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। और इस वाइंडिंग में भी सेम करंट फ्लो करेगा जो मेरा प्राइमरी में फ्लो कर रहा था, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट होगा दैट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज, दैट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज। और ये मैं कैसे इंश्योर करूंगा? बाय कनेक्टिंग अ कैपेसिटर। तो भी आप देख लीजिए, सेम करंट फ्लो कर रहा है इसमें भी, ठीक है? और यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी, ये भी पल्सेटिंग ही है, दिस इज ऑल्सो पल्सेटिंग। और इसमें जो मैंने बोला था करंट 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, हम कैसे इंश्योर करेंगे? बाय कनेक्टिंग अ कैपेसिटर, एंड दिस कैपेसिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टार्टर। स्टार्टर क्यों इसको स्टार्टर बोलते हैं, आई डिस्कस। तो अभी हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, दिस इज वन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दो मैग्नेटिक फील्ड का एक रिजल्टेंट होगा, दिस इज दैट रिजल्टेंट, ठीक है? दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का एक रिजल्टेंट है, दैट इज दिस रिजल्टेंट ओवर हियर। सो नाउ यू कैन सी दो मैग्नेटिक फील्ड्स पल्सेट कर रहे हैं एंड दिस इज योर रोटेटिंग मैग्नेट। यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल ये अभी रोटेट कर रहे हैं। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो रोटेट कर रहा है। सो हमारे पास दो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स थे, उन दोनों पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है। दिस इज अ टू पोल स्ट्रक्चर। If you want to have a four pole structure, a different kind of winding you need to go for. Okay, समझ में आया अभी? Yes sir. Okay, चलो ठीक। एक और पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? What is this capacitor? इस कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं बताइए एक बार? This capacitor is called as a starter. इसको हम स्टार्टर क्यों कहते हैं आप ध्यान से देखिए एक बार, बिकॉज विदाउट दिस कैपेसिटर दिस मोटर विल नॉट स्टार्ट। क्यों स्टार्ट नहीं होगा? अगर एक कैपेसिटर नहीं होगा तो यहाँ पे जो हम 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट था वो हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। अगर 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इंश्योर नहीं कर पाएंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, आपका जो रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? आपका जो रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा। दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार्टर, बिकॉज विदाउट दिस योर मोटर विल नॉट स्टार्ट। क्यों स्टार्ट नहीं होगा? अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो देयर इज नो टॉर्क। नो टॉर्क मींस देयर इज नो रोटेशन। दैट इज द रीजन दिस इज, विदाउट दिस योर मोटर विल नॉट स्टार्ट। तो अगर आप सीलिंग अबव यू सीलिंग फैन एक छोटा सा ब्लॉक जैसा होता है, दैट इज नथिंग बट स्टार्टर, जिसके अंदर एक्चुअली आपका कैपेसिटर लगा हुआ होता है। Okay, pulsating magnetic field. So we have discussed about the tubes. One is called as the pulsating magnetic field. Rotating magnetic field आपको 3 phase AC machines में देखने को मिलेगा, and pulsating magnetic field आपको देखने को मिलेगा single phase induction motor. You also have a complete unit dedicated to this induction motor, single phase induction motor. कि actually आपका single phase induction motor कैसे
से काम करता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टेक 2 to 3 आवर्स, आई थिंक 3-4 आवर्स ही दे रखे हैं इस यूनिट के लिए, तो छोटा सा यूनिट होगा ये, ठीक है। सो 2 मेजर यूनिट्स विल बी योर इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मशीन। सो आपका जो फर्स्ट मिड टर्म है, फर्स्ट मिड टर्म में आपके 2 ही यूनिट आएंगे एंड वी हैव कवर्ड द 2 यूनिट्स कंप्लीट। आपके जो पहले 2 यूनिट्स हमने कंप्लीटली कवर कर लिए। इन द कमिंग क्लासेस अगर 2-3 पॉइंट अगर कोई छूट गए तो वो मैं फिर से डिस्कस करूंगा। इज दिस क्लियर? हेलो सर हाँ जी बोलिए। थ्री फेज में भी हम क्या कहते हैं कि यू हैव अ स्टेटर के ऊपर आपके पास 3 वाइंडिंग्स हैं एंड इन तीनों पे अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आपके इसके अंदर जो कि रोटेट कर रहा होगा। दिस इज व्हाट वी से, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नीड टू एंश्योर कि यहाँ पे जो करंट जो है, दिस इज अ बैलेंस्ड करंट, तीनों में जो है कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए। अगर ये करंट कांस्टेंट नहीं है तो व्हाट हैपेंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, रोटेटिंग तो होगा लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी चेंजिंग, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, जिसकी वजह से एक स्मूथ टॉर्क आपको नहीं मिलेगा, एक स्मूथ कंटिन्यूअस टॉर्क आपको नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से इफ आई एम नॉट एंश्योरिंग दिस 90 डिग्रीज, so what will happen, the smooth continuous torque will not be there. That is the only difference, ठीक है। बट एनी हाउ इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन योर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूनिट में। बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं बाय एन एक्सटर्नल सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और इसमें जो करंट होता है दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज। जस्ट रिमेंबर दिस आउटलाइन, इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। दिस हैज टू एंश्योर, हमको ये 90 डिग्रीज एंश्योर करना है, इसीलिए तो हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। अगर नहीं होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, विल सी देयर। डेफिनेटली यू नीड टू हैव दिस 90 डिग्रीज, नहीं होगा तो स्मूथ कंटिन्यूअस टॉर्क नहीं होगा। जैसे यहाँ पे करंट अगर कांस्टेंट नहीं है तीनों वाइंडिंग्स में, स्मूथ कंटिन्यूअस टॉर्क नहीं होता, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो देयर विल नॉट बी स्मूथ कंटिन्यूअस टॉर्क। ओके फाइन। सो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं, सो प्लीज गो थ्रू दिस फर्स्ट 2 यूनिट्स। बहुत सिंपल होगा आपके लिए फर्स्ट मोटर, बिकॉज यहाँ पे ना इधर आपके पास इंडक्शन मोटर है ना आपके पास सिंक्रोनस है।